हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक मैथ लैब में आप लोग का स्वागत करता हूं। हम लोग इस समय पेट के प्रीवियस ईयर्स में जो गद्यांश के प्रश्न आए हैं उनको पढ़ रहे हैं। हम लोग देखिए, जो वर्ष 2021 में पेट का पेपर हुआ था वो 24 अगस्त को हुआ था। तो प्रथम पाली में जो 10 क्वेश्चन गद्यांश के आए थे वो मैंने करा दिए हुए हैं। ये पेपर 24 अगस्त 2021 को द्वितीय पाली में हुआ था। 10 क्वेश्चन इस पेपर में भी आए थे, वो भी मैं करा दे रहा हूँ। मैंने आपको शेड्यूल दे दिया हुआ है जो कि 10 से 16 अगस्त तक का है। उसमें मैं ऐसे ही एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लीजिए। 16 अगस्त तक में अब तक पेट में जितने भी जो है कि गद्यांश के प्रश्न आए वो करा दूंगा, और गद्यांश में केवल उतना ही पढ़ाऊंगा। उसमें बस एक आपको आइडिया दूंगा कि आपको कैसे जो है गद्यांश को हल करना चाहिए। क्लियर है? और जो है 16 अगस्त तक मैं आपको अभी तक जितने भी, जैसे कि जो मैथ के ग्राफ के और प्रश्न आए हैं उन सबको भी करा दूंगा। और हिंदी का भी मैंने बता दिया है कि हिंदी कितना पढ़ाऊंगा, और मैं अभी अपडेट करूंगा कि सिलेबस 16 अगस्त तक और कितना करा दूंगा। इतना तो मिनिमम कराऊंगा ही कराऊंगा। और एक आप लोग के लिए और सूचना है कि 17 अगस्त से मैथ की क्लास आपकी चालू हो जाएगी, जो आपकी पेट में आएगा। क्लियर है? चलिए इसको पढ़ते हैं। लिखा है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों 81 से 85 के उत्तर चुनिए। आराम से देखिए, पहले इसमें क्या करिए, पहला प्रश्न, इसमें हमेशा आप गद्यांश जब भी पढ़िएगा तो पहला प्रश्न पढ़ लीजिए। प्रश्न क्या है? उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के नेतृत्व में महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, गुलाम देश की दशा कैसी थी, आजादी के संघर्ष में कृषकों का क्या योगदान था, और आजादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका क्या थी, किसके बारे में बताया गया है। अब आप आराम से जो है पढ़िए। जो है, स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है। देखिए, स्पृहणीय मतलब होता है प्राप्त करने योग्य या वांछनीय, और भारतीय स्वातंत्र संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह युद्ध बिना किसी ईर्ष्या, द्वेष तथा खून खराबे के लड़ा गया था। गांधी जी इसे सत्याग्रह कहते थे। इसके पीछे उनकी शिक्षा, धार्मिक आस्था, अन्य उपलब्धियों का उतना हाथ नहीं था जितना उनके सदाचरण और व्यवहार का। इस स्वातंत्र आंदोलन को स्मरण करने का मुख्य कारण यह है कि यह जनतांत्रिक था इसमें देश के हर वर्ग और जात के लोग सम्मिलित थे, चाहे वे धनी हो या गरीब हो, नर हो नारी हो, या विभिन्न संप्रदायों के हो। इसके साथ ही यह एक धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्रता कर्मियों का संघर्षशील राष्ट्रीय आंदोलन था। स्वतंत्र भारत के नागरिक के रूप में हम आज जनतांत्रिकता और धर्मनिरपेक्षता का लाभ उठा रहे हैं। हम सोच नहीं सकते कि इतने बड़े देश में अपना शासन करने के लिए हम अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते थे, या कोई गंदा कानून लागू कर दिया जाता तो हम उसके विरुद्ध आवाज नहीं उठा सकते थे, और हम अपनी राय स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर सकते थे। तो अब आपको ये पढ़ के बताना है कि इसका आंसर क्या है। उपयुक्त गद्यांश में मुख्य रूप से बताया गया है कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था, गुलाम देश की दशा कैसी थी, आजादी में संघर्ष में कृषकों की क्या भूमिका थी, योगदान, आजादी में क्रांतिकारियों की विशेष भूमिका क्या थी। तो अगर आप देखेंगे तो प्रथम दृष्टया उत्तर लग रहा है महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। 4 पॉइंट है: गुलाम की दशा,
कृषकों का योगदान और क्रांतिकारियों की भूमिका। तो अब आप देखो, यहां से देख लीजिए, यहां से यहां तक, एक सेकंड, यहां से आप यहां तक आप देखोगे तो यहां से यहां तक गांधी जी के बारे में बात कही गई है। ठीक है, यहां तक, इस जगह तक गांधी जी के बारे में बात कही गई है। क्लियर है? स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है और भारतीय स्वातंत्र संग्राम भी इसका अपवाद नहीं है। अब यहां से महात्मा गांधी स्टार्ट हुए। न तो गुलामों की दशा की बात कही गई है यहां से यहां तक, न तो किसानों का योगदान बताया गया है, और न तो क्रांतिकारियों का आंदोलन का, बस खाली यहां से गांधी जी की बात की गई है। अब तीन चीज रह गई, क्या आपको बताना है भाई? क्या जो है इसमें किसान का योगदान था, क्या योगदान था, स्वतंत्रता सेनानियों का क्या योगदान था, गुलाम कैसे थे। तो इस स्वातंत्र आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य उद्देश्य है कि जनतांत्रिक था। अब जनतांत्रिक मतलब यहां तक जनतांत्रिक की बातें हो गई, यहां तक हो गई, है ना। स्वतंत्र भारत के नागरिक में हम मतलब यहां अगर हम यहां से आ जाएं तो नीचे अगर चलते चले जाएं तो हम देखेंगे कि कोई भी बाकी तीन ऑप्शन की बात नहीं की गई है। तो हम आराम से उत्तर लगा देंगे कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। अब चलिए अगला, उपयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या है? जनतांत्रिकता से हानि बताना, तो ये तो भाई है ही नहीं। अंग्रेजी राज्य के दोष गिनाना, ये देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना, धार्मिक आस्थाओं और सद्व्यवहार को बढ़ावा देना। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना। अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो तो आप पीछे फिर से चले जाओ। अब आप यहाँ देखो, यहाँ गांधी जी को लेके भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता है। फिर स्वतंत्रता संग्राम का उद्देश्य क्या है, धर्मनिरपेक्षता, सब विशेषता ही तो बता रहा है। स्वतंत्रता संग्राम की क्या बता रहा है? विशेषता ही तो बता रहा है सबका सब। भाई क्या जनतांत्रिकता से हानि बता रहा है? नहीं। अंग्रेजी राज के दोष गिना रहा है? नहीं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बता रहा है। धार्मिक आस्थाओं सद्व्यवहार को बढ़ावा देना, ऐसी कोई बात नहीं। खाली गांधी जी के बारे में कहा गया है कि जो उनका अहिंसा सत्याग्रह था उसमें मुख्य प्रभाव उनकी धार्मिक आस्था और सद्व्यवहार का था। तो इसका आंसर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की विशेषता बताना है। अब धर्मनिरपेक्षता से क्या अभिप्राय है? अब अगर आप देखो पूरा, अब यहाँ जैसे मान लीजिए अगर कोई भी अगर जैसे चार ऑप्शन दिया है, किसी भी धर्म को न मानना, धर्म की अवज्ञा मतलब धर्म की आज्ञा न मानना, धर्म में हस्तक्षेप न करना, सभी धर्मों का आदर। अगर आपको नहीं भी आता है तो एक बार आप पीछे चले जाइए जहां धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया है ना। अब यहां से देखिए कि यहाँ मतलब स्वतंत्रता संग्राम में हर संप्रदाय के लोग थे। इसके साथ ये धर्मनिरपेक्ष था। धर्मनिरपेक्ष था तो मतलब किसी धर्म को न मानना एक तरह से लग रहा है। धर्मनिरपेक्ष मतलब तटस्थ जिसे जो है, तो जैसे अगर जनरली देखेंगे तो लगेगा आंसर है किसी धर्म को न मानना। नहीं, ऐसा नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है सभी धर्मों का आदर करना। ये देखिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। ये एकदम कॉमन शब्द है। अगर तैयारी कर रहे हैं तो धर्मनिरपेक्षता का ये कुछ ऐसे शब्द दे देगा जिनको आप पहले से अगर आपको कोई नॉलेज रहेगा तो तभी आप उसका आंसर लगा सकते हैं। हो सकता है कि गद्यांश से, हाँ ये काम कर सकते हैं कि वो शब्द गद्यांश में जहां यूज हुआ रहे उस लाइन को 2-4 बार पढ़िए, 2 लाइन पीछे पढ़िए, 2 लाइन आगे पढ़िए, तो अर्थ थोड़ा सा स्पष्ट हो पाएगा। और कुछ लोगों को ये अर्थ ऑलरेडी स्पष्ट रहता है। तो अगर आप अभी नए नए हैं तो इन सब चीजों पे ध्यान दीजिए।
अब कह रहा है कि कैसे माना जाए कि हमारा संग्राम जनतांत्रिक था। देखिए, जनतंत्र का मतलब होता है जनता का तंत्र, जनता का शासन, और जनता में सभी लोग आ जाते हैं। पहला ऑप्शन है, इसमें सभी जातियों वर्गों के लोगों ने भाग लिया। यह स्वतंत्रता प्रेमियों का आंदोलन था। इसमें हिंदू मुसलमान सम्मिलित हुए। यह महात्मा गांधी के सद्व्यवहार और सदाचरण का प्रतीक था। थोड़ा भी डाउट हो तो आप पीछे जाओ और गद्यांश पढ़ो। लेकिन चलिए, जनतांत्रिक था तो अब हम आएंगे पीछे, क्योंकि वहां पे एक देखा जाएगा कैसे है ये। देखिए, इस स्वतंत्रता आंदोलन को स्मरण रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह जनतांत्रिक था। अब क्यों जनतांत्रिक था? अर्थात इसमें देश के हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित। जब भी डाउट हो तो वापस गद्यांश पे आइए। जनतांत्रिक को डिफाइन किया है। क्यों जनतांत्रिक है? हर वर्ग और जाति के लोग, हिंदू मुस्लिम नहीं, हर वर्ग और जाति के लोग सम्मिलित थे, इसलिए यह जनतांत्रिक था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसमें सभी जातियों वर्गों धर्मों के लोगों ने भाग लिया, इसलिए जनतांत्रिक था। अब अगला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त स्पृहणीय का शब्द का अर्थ बताइए। अब स्पृहणीय अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप फिर से वापस जाइए और देखिए कि स्पृहणीय शब्द कहाँ पे यूज हुआ है। उसी लाइन को बार बार पढ़िए और आपको उत्तर मिल जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम मनुष्य में उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है। उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं। तो चलिए हम लोग फिर से प्रश्न पे जाते हैं। अब ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता संग्राम उत्तम और स्पृहणीय विशेषताएं पैदा करता है। तो त्याग की हुई विशेषता, त्याग करने योग्य विशेषता, या प्राप्त की हुई विशेषता, या प्राप्त करने योग्य। अगर आप थोड़ा सा भी अपना दिल और दिमाग स्थिर रखेंगे तो आपको स्पृहणीय का अर्थ प्राप्त करने योग्य समझ में आ जाएगा। मैं एक बात आप लोगों से कहूंगा कि जब ये गद्यांश आप हल करिए, हमारी वीडियो से देख रहे हो, तो मैं कैसे हल करा रहा हूं, इससे पहले आप इसे हल करिए, आप उत्तर दीजिए, आप अपना मनोविज्ञान समझिए और उसके बाद यहाँ से सहायता लीजिए। अगर आपने पूरी तरह वीडियो पे डिपेंड हो गए और अपने मनोविज्ञान और अपनी सुई शक्ति को नहीं जगाया, तो भाई मेरे द्वारा फिर मदद बेकार है। कहा भी गया है कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। अब ये 5 क्वेश्चन हो गए, अगले 5 क्वेश्चन और हैं। वही है, 5 क्वेश्चन दिए हैं, गद्यांश पढ़ना है और उत्तर देना है। लिखा है, विधाता रचित इस सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य, उसकी कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना, यानी विधाता की कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना। इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने यत पिंडे तत ब्रह्मांडे की कल्पना की थी। उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी, प्रत्युत यथार्थ भी थी, क्योंकि मानव मन में जो विचारणा के रूप में घटित होता है, उसी का कृति रूप ही तो सृष्टि है। मन तो अच्छा, जिसे हमने देखिए पढ़ाने के पहले आपको मैंने गलती कर दी, लेकिन एज ए स्टूडेंट आपसे गलती नहीं होना चाहिए। पहले एक प्रश्न तो ले लीजिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अपेक्षाकृत अभाव होता है किसमें? वैज्ञानिक में, शल्य चिकित्सक में, साहित्य शास्त्री में, साहित्यकार में। देखिए, आप जो है कि सामान्यीकरण करके भी उत्तर दे सकते हैं। आप अगर गद्यांश नहीं पढ़े तो गद्यांश बहुत कुछ हम लोग के समाज की बात कहता है। तो गद्यांश तो निश्चित रूप से अगर कुछ बात होगी तो वैज्ञानिक में वैज्ञानिक दृष्टि होती है, शल्य चिकित्सक में वैज्ञानिक दृष्टि होती है, साहित्य शास्त्री और साहित्यकार में नहीं। अब बात यह है कि आपका जो गद्यांश है, हो सकता है उसमें वैज्ञानिक न दिया हो, तो यही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर दिया होगा तो ये उत्तर नहीं होगा।
हो सकता है साहित्यकार न दिया हो तो साहित्य शास्त्री आपका उत्तर जाएगा। तो देखते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव। तो हम लोग ने जहां से पढ़ा था उसके आगे पढ़ते हैं। मन तो मन, मानव का शरीर भी अप्रतिम है, मतलब देखने में इससे भव्य, आकर्षण एवं लावण्यमय रूप सृष्टि में अन्यत्र कहाँ है। अद्भुत है, अद्वितीय है मानव सौंदर्य। साहित्यकारों ने, देखिए साहित्यकार ऑप्शन में भी था, यहाँ पर भी आ गया, इस सौंदर्य के वर्णन के लिए कितने ही अप्रस्तुतों का विधान किया है और इस सौंदर्य रास से सभी को आप्यायित करने के लिए अनेक काव्य सृष्टियां रच डाली है। देखिए जो कठिन शब्द आ रहे हैं उनकी चिंता मत करिएगा, आप प्रश्न पढ़िएगा और अपने गद्यांश पे वापस आइएगा, आपको अर्थ मिलते जाएंगे। बीच बीच में अगर कठिन शब्द आते हैं जिनका अर्थ आपको नहीं मालूम है तो उससे विचलित नहीं होना है। स्टूडेंट जब गद्यांश पढ़ते हैं तो इन्हीं कठिन शब्दों से विचलित होके या तो गद्यांश छोड़ते हैं, बाद के लिए छोड़ देते हैं, या फिर गलती कर देते हैं। साहित्य शास्त्रियों ने भी इसी मानव की भावनाओं का विवेचन करते हुए अनेक रसों का निरूपण किया है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए। देखिए अब यहाँ मानव भावनाओं का विवेचन हो रहा है, अब यहाँ लिखा परंतु, मतलब इससे पहले वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार नहीं किया जा रहा है। तो उत्तर तो मिल गया साहित्य शास्त्री, लेकिन तब भी पढ़ लेते हैं ताकि एक बार पूरा हो जाए। परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर को एक जटिल यंत्र से उपमित किया जा सकता है। जिस प्रकार एक यंत्र के एक पुर्जे में दोष आ जाने पर सारा यंत्र गड़बड़ा जाता है, बेकार हो जाता है, उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में से यदि कोई एक भी बिगड़ जाता है तो उसका प्रभाव सारे शरीर पर पड़ता है। इतना ही नहीं, गुर्दे जैसे कोमल एवं नाजुक हिस्से के खराब हो जाने से यह गतिशील वपु यंत्र एकाएक अवरुद्ध हो सकता है और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ये लंबा गद्यांश है। एक अंग के विकृत होने पर सारा शरीर दंडित हो, वह काल कलवित हो जाए, यह विचारणीय है। यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदलकर उसके स्थान पर नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्ववत सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है तो शरीर के विकृत अंग के स्थान पर नव्य निरामय अंग लगाकर शरीर को स्वस्थ एवं सामान्य क्यों नहीं बनाया जा सकता। शल्य चिकित्सकों ने इस दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया है तथा निरंतर अध्यवसाय पूर्ण साधना के अनंतर अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। अंग प्रत्यारोपण का उद्देश्य है कि मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। यहाँ यह ध्यातव्य है कि मानव शरीर हर किसी के अंग को उसी प्रकार स्वीकार नहीं करता जिस प्रकार हर किसी का रक्त उसे स्वीकार नहीं होता। रोगी को रक्त देने से पूर्व रक्त वर्ग का परीक्षण करना आवश्यक है, तो अंग प्रत्यारोपण से पूर्व ऊतक परीक्षण करना अनिवार्य है। आज का शल्य चिकित्सक गुर्दे, यकृत, आंत, फेफड़े और हृदय का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कर रहा है। साधन संपन्न चिकित्सालयों में मस्तिष्क और अतिरिक्त शरीर के प्रायः उसी अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो गया है। अब पहला था कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अपेक्षाकृत अभाव होता है, तो साहित्यकार नहीं दिया हुआ है, साहित्य शास्त्री दिया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूं कि देखिए, ये देख लीजिए आप, यहाँ पे साहित्यकारों ने इसके रूप सौंदर्य के वर्णन के लिए कितने ही अप्रस्तुतों का विधान किया है और इस सौंदर्य रास से सभी को आप्यायित करने के लिए अनेक काव्य सृष्टियां रच डाली, साहित्यकार भी दिया है। तब अब हुआ क्या, अब आंसर किसको दे।
तो अब देखिए बहुत बढ़िया, यहाँ भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारा रहा कि कौन वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है, तो बहुत प्यारा है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको सिखाऊंगा, आपको सीखने को मिलेगा। ये लाइन आपका उत्तर देगी। क्या लिखा है? साहित्य शास्त्रियों ने भी इसी मानव की भावनाओं का विवेचन करते हुए अनेक रचनों का निरूपण किया है, परंतु, यहाँ परंतु लग गया, वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो। अब यही आपका उत्तर है, परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए। अगर हम जैसे अगर देखिए, जब हम पहला प्रश्न पढ़ के उत्तर देने जा रहे थे तो उसका उत्तर यहीं पे हमको दे देना चाहिए था कि जो परंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार किया जाए तो, इसका मतलब इसके पहले जो लाइन है उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार नहीं की जा रही है, उसमें मानव भावनाओं का विवेचन हो रहा है। और ये कर कौन रहा है? साहित्य शास्त्रियों ने, साहित्य शास्त्री ये काम कर रहे हैं। तो यहाँ साहित्यकारों भी है, यहाँ साहित्य शास्त्री नहीं कर रहे हैं ना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार, तो भैया आपका आंसर क्या हो गया? साहित्य शास्त्री। बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। और एक समझ लीजिए कि टेक्निकल भरा ये रहा। तो एक चीज जानिएगा कि पेट 2023 में गद्यांश इतना इजी नहीं होगा भाई, ये तो मैं आपको बता दे रहा हूं। तो अगर आप यही जो मैं गद्यांश के 60 क्वेश्चन कराऊंगा, आप इसको बार बार करते रहेंगे, और कोई गद्यांश मत पढ़िएगा, हल्के फुल्के गद्यांश मत पढ़िएगा। मैं आपको एक दो वीडियो 2028 का जो री एग्जाम हुआ उसके गद्यांश करा दूंगा, वो इसके मुकाबले बहुत आसान है। तो इसके गद्यांश आप जब यही बार बार पढ़ेंगे तो आप उसी स्तर पे रहेंगे। नहीं पता चला स्तर आपका डाउन हो गया, पेपर देने गए गद्यांश से गलत करके आ रहे हैं, तो यहाँ बचे रहिए भैया ना। अगला है, मानव शरीर यंत्रवत कहा गया है क्योंकि मानव शरीर विधाता की सृष्टि की अनुपम कृति है। अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। यही आंसर है 87 का बी आपका आंसर है। अब देखिए, आप जब पढ़ेंगे तो कुछ चीजें आपके दिमाग में बैठी रहेगी, दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे है, यहाँ से देखिएगा, किसी यंत्र के पुर्जे को बदलकर उसके स्थान पर नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्ववत सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है। तो शरीर के विकृत अंग के स्थान पर नव निरामय अंग लगाकर शरीर को स्वस्थ और समान क्यों नहीं बनाया जा सकता, यानी बनाया जा सकता है। और इसके पहले यहाँ पे देखिएगा, यहाँ मेन आंसर है, जिस प्रकार यंत्र के एक पुर्जे में दोष आ जाने पर सारा यंत्र गड़बड़ा जाता है, बेकार जाता है, उसी प्रकार मानव शरीर के अवयवों में से यदि कोई एक अवयव भी बिगड़ जाता है तो उसका सारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। भाई यंत्रवत हुआ कि नहीं, मतलब जिस तरह यंत्र का एक पार्ट खराब होगा तो पूरा यंत्र बेकार, उसी तरह शरीर बेकार। तो अगर यंत्र के पार्ट को बदल के यंत्र पुनः चालू कर सकते हैं तो शरीर के पार्ट को बदल के शरीर भी पुनः चालू कर सकते हैं। तो अवयव रूपी पर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। यह आपका उत्तर दिया। प्रश्न क्या था? मानव शरीर को यंत्रवत क्यों कहा गया है। तो हमें उम्मीद है आपको आंसर प्रॉपर मिला होगा, कमेंट करके बताइएगा। शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी शल्य चिकित्सा का महत्व स्थापित करना, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, मानव शरीर को मृत्यु से बचाना, जीर्ण शरीर के स्थान पर स्वस्थ शरीर। अब भैया देख लो क्या दायित्वपूर्ण चुनौती थी शल्य चिकित्सकों को। तो यहाँ पे अंत में, हाँ, शल्य चिकित्सकों ने, यहाँ और ऊपर है, शरीर के विकृत अंग के स्थान पर, एक मिनट, हाँ, शरीर के विकृत अंग के स्थान पर नव निरामय अंग लगाकर शरीर को स्वस्थ एवं समान क्यों नहीं किया जा सकता। शल्य चिकित्सकों ने, ध्यान से देखिएगा, शल्य चिकित्सकों ने इस दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया, बस यही पे आंसर है। तो दायित्वपूर्ण चुनौती तो ऊपर हो गई ना, क्या? अंग के स्थान पर नव निरामय अंग लगाना, यही है ना चुनौती।
इसी को ही तो शल्य चिकित्सकों ने स्वीकार किया। अब देख लो भाई ऑप्शन में ऐसा किस ऑप्शन में है ना, तो वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना, तो यही आपका हुआ ना आंसर, है कि नहीं। तो ये आपका हो गया आंसर। चलिए 89 चलते हैं। अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का क्या पर्याय है। तो निरामय का होता है स्वस्थ, लेकिन अगर नहीं आपको पता चल रहा है तो वापस आप आइए और देखिए कि अभी हम लोगों ने पढ़ा है निरामय। देखो क्या लगा है, शरीर के विकृत अंग के स्थान पर नव्य निरामय में लगाकर, नव्य मतलब नया, निरामय मतलब स्वस्थ। अगर तब भी नहीं क्लियर है तो नव्य और निरामय में लगाकर। तो आइए अब यहाँ पे लोग देखते हैं अर्थ। नव्य और निरामय अंग, निरामय मतलब नवीन। भाई नव्य जब पूरा एक बार यूज ही कर लिया है वहां पे, तो फिर दोबारा तो नवीन यूज करेगा नहीं। नव्य और निरामय, निरामय मतलब अद्भुत, अद्भुत मतलब जो सामान्य से अलग हो, तो ऐसा कभी अंग लगा नहीं है। निरामय सुंदर, भाई जैसे आप वही अंग लगेगा। और तो यहाँ पे आप स्वस्थ जो है आप आंसर निकाल पाएंगे कि भाई यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, स्वस्थ। मनुष्य को सृष्टि का लघु रूप क्यों माना गया है। लघु मानव ही विधाता की सच्ची सृष्टि है। मानव शक्ति अपराजेय है। मानव सृष्टि का सिरमौर है। मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। चलो देखते हैं कि मानव की सृष्टि का लघु रूप क्यों माना गया है। पढ़ते हुए आपको समझ में आ जाएगा कि कहां से ये लगभग हुआ है ना। हाँ, इसने मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर, इस मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने यत पिंड तत् ब्रह्मांड की कल्पना की थी। उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी, मतलब ब्रह्मांड का लघु रूप मानव है, यह कल्पना नहीं थी। क्यों? प्रत्युत यथार्थ भी थी। क्यों? क्योंकि मानव मन में जो विचार के रूप में घटित होती है, उसी की कृति रूप ही तो सृष्टि है। यही हमारा आंसर है। अब चलिए भैया हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है, डी ऑप्शन। ठीक है, तो आपने इस तरह से पेट यूपीटीपीएससी पेट 2021 के प्रथम पाली और द्वितीय पाली में कुल आए 20 प्रश्नों का आपने अध्ययन कर लिया। जो गद्यांश के 20 प्रश्न आए थे आपने उनका अध्ययन कर लिया है। अब आपके 2022 में एक तो 15 अक्टूबर को 2 पालियों में पेपर हुआ था और एक 16 अक्टूबर को 2 पालियों में पेपर हुआ था। तो हर पाली में गद्यांश के 10 क्वेश्चन यानी 40 क्वेश्चन अभी और कराऊंगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन ही गद्यांश को बार बार पढ़िए, इन्हीं गद्यांश को। और क्योंकि मैं ये जानता हूं कोई भी एजुकेटर कहीं से भी गद्यांश का ये स्टैंडर्ड लेकर नहीं आएगा। अगर आप लोग जो है वीडियो को प्यार दिए और ज्यादा से ज्यादा हमको आप लोगों ने वायरल किया, तो मैं निश्चित ही रूप से इसी स्टैंडर्ड का क्वेश्चन करीब 60 और करा दूंगा। नहीं तो मेरा ये मानना है न भी कराऊं तो आप यही 60 क्वेश्चन बार बार पढ़ना, बारीकियां समझना और इसी तरह वहां जाके उत्तर देना। ठीक है, मिलते हैं।